नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर निमेश दाहिमा, जो शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर निमेश, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार कुछ नए स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर हमारी चर्चा होती है। आज हम बात करने वाले हैं रेडिएशन थेरेपी के बारे में। आखिर कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के इलाज में इसका क्या रोल है और कैसे उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप डॉक्टर निमेश से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर निमेश, सबसे पहले यही जानकारी चाहूंगी, हर एक आम इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि आखिर कैंसर को कैसे डिफाइन किया जाए। कैंसर कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है और क्यों इसका इतना खौफ रहता है। लोग बहुत डर जाते हैं जब भी कैंसर सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कैंसर के लिए ये समझने के लिए कि इसकी चिकित्सा क्या है, इसका इलाज क्या है, उसके लिए पहले ये समझना आवश्यक हो जाता है कि कैंसर शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाता है और कैंसर कैसे बनता है, उसके सेल्स कैसे होते हैं। तो इस रिगार्डिंग एक साधारण भाषा में मैं समझाना चाहूँगा अपने दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से कि कैंसर जो है शरीर जो काफ़ी सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। शरीर हमारा जो है काफ़ी सूक्ष्म कोशिकाओं से बना है और हर एक अंग की अपनी अपनी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। और वो जो कोशिकाएं हैं बेसिकली उन कोशिकाओं का नेचुरल प्रकार से ग्रोथ होना एक प्राकृतिक होता है। बट अगर उन कोशिकाओं में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाए किसी कारणवश, जिस कारण से वो कोशिकाएं पूरी तरह मेच्योर न होके इमेच्योर फॉर्म में ही काफ़ी अनियंत्रित तरीके से ग्रो करने लगे, और अनियंत्रण तरीके से ग्रोथ करना और वहाँ पे कोई गठान बनाना और एक अंग के अलावा कुछ दूसरा ग्रोथ हो जाना, वो हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर जो होता है वो बेसिकली 3 प्रकार से नुकसान पहुंचाता है बॉडी को। सबसे पहले तो वो लोकली ग्रो करता है, जहाँ डेवलप हुआ है उसी जगह पे वो ग्रो करने लगेगा और आसपास के अंगों को, तुकों को और टिश्यू को दबाने लगेगा। दूसरा, वो आसपास के जो दूसरे अंग होते हैं, सपोज लीवर का कैंसर है तो लीवर के पास में पित्ताशय है जी। आते हैं, स्टमक है, तो आसपास के अंगों को इन्वेड करने लगता है। और तीसरा, उसके सेल्स ब्लड में मिक्स होके या लसिका तंत्र में मिक्स होके किसी दूसरे अंग में स्प्रेड कर जाते हैं जो कि काफ़ी दूर है वहाँ से। सपोज लीवर का है तो वो लंग्स में, ब्रेन में चला गया, या लंग्स का है तो ब्रेन में चला गया, लाइक दैट। तो इस तरह से वो बेसिकली शरीर को नुकसान करता है। बिल्कुल डॉक्टर निमेश, ये तो हमने जान लिया कि आखिर कैंसर कैसे शरीर को बर्बाद करता है, उन अंगों को प्रभावित करता है जहां पर इसके सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? हेरिडिटी इसके पीछे कारण हो सकता है मुख्य रूप से अगर हम देखें, या फिर जैसे जैसे दुनिया में चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ऐसे ही जब ह्यूमन बॉडी इवोल्यूशन हो रहा है तो ये समस्या काफी आम होती चली जा रही है। हाँ जी, इस विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे तकनीकी विकास हो रहा है, जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, चिकित्सा क्षेत्र तरक्की कर रहा है, तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। चिकित्सा क्षेत्र ने आज इतनी तरक्की की है कि जिसकी वजह से हम आज ये जान पाते हैं कि यह आनुवांशिक भी होता है, जीन्स में भी होता है, और कुछ प्रकार के कैंसर्स में तो ये पता लगाया जा चुका है और उनके आज हमारे पास जाँचें या टेस्ट भी अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्तन कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, प्रोस्टेट अंग का कैंसर है, तो इसमें कई प्रकार के आज मॉलिक्यूलर या जेनेटिक टेस्ट आ चुके हैं जिसको हम जांच करके पता लगा सकते हैं कि क्या यह आनुवांशिक है या नहीं है। और इसके लिए यह भी देखा जाता है कि परिवार में अगर किसी के ऐसा कंप्लेंट है कि प्राइमरी रिलेशन में पिताजी, दादाजी या चाचा, उनको अगर कैंसर रहा है, तो उन केसेस में हम लोग ये जांचों को रिकमेंड करते हैं बेसिकली। बिल्कुल डॉक्टर निमेश, ये तो कारण हमने जान लिए कि कैसे कैंसर किसी को होता है। अब बात ये आती है कि कैंसर के इलाज के लिए कौन सी उपचार पद्धतियां हैं। चूंकि आज हम रेडिएशन थेरेपी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके अलावा किस तरह से कैंसर का उपचार, और आने वाले समय में जिस तरह से मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, क्या आपको लगता है क्या कुछ और नई पद्धतियाँ भी सामने आ सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं? हाँ जी, तो उसके रिगार्डिंग मैं यह बताना चाहूँगा। अच्छा, एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कारण पर अगर हम जाएं
तो कारण कई सारे हैं, मतलब सिर्फ जेनेटिक की हमने बात की, उसके अलावा आम जो हमें आम नागरिकों को पता होता है और पता होते हुए भी कई बार हम देखते हैं कि उस पर नियंत्रण नहीं होता है। फॉर एग्जांपल तंबाकू का सेवन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आमतौर पे देखा जाता है। उसके अलावा तंबाकू, स्मोकिंग, ड्रिंक, अल्कोहल का जो सेवन होता है वो भी इसके पीछे कॉमन कारण की अगर हम बात करें तो वो कारण है। उसके अलावा फिर हम बात करें तो लाइफ स्टाइल एक बड़ा कारण है। जैसा कि अभी मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, लाइफ स्टाइल में हम देख रहे हैं कि लेट मैरिजेस होना और लेट फैमिली प्लानिंग करना, किड्स को कई बार फैमिली प्लानिंग के कारण या लेट फीडिंग वगैरह में ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कम करवाई जाती हैं। लाइक तो ये भी कुछ कारण है जो कि कैंसर का कारक बनते हैं। उसके अलावा हम अगर चिकित्सा पद्धति की बात करें तो कैंसर की चिकित्सा पद्धति में आज के तारीख में जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उसमें से है रेडिएशन थेरेपी, शल्य चिकित्सा या सर्जरी और कीमोथेरेपी। और हम जबकि बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी की या मॉलिक्यूलर लेवल तक हम आज जान पाए हैं कि कई सारे नए नए कारण क्या हो सकते हैं कैंसर के, तो उसमें टारगेटेड थेरेपी या मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी, मॉलिक्यूलर थेरेपी की। तो सर्जरी जो होता है उसमें बेसिकली अगर कोई कैंसर एक लिमिटेड अवस्था में है तो उसको वहाँ से शल्य चिकित्सक जो होते हैं उनके द्वारा उसको एक्सरसाइज करके निकाल दिया जाता है जी। और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर ट्यूमर का साइज़ क्या है, स्टेजिंग क्या है, उसके आधार पे बेसिकली उसका कितना एक्सीजन करना है, प्रॉपर पहले स्टेजिंग किया जाता है और उस पर निर्भर करता है कि हमें कितना एक्सटेंसिव सर्जरी करना है, नहीं करना है, लाइक दैट। और सर्जरी होने के बाद में जो सर्जरी करके टिश्यू जो निकाला है उसको जांच के लिए भेजा जाता है, ये देखने के लिए कि क्या उस टिश्यू में रिकरेंस के कुछ रिस्क फैक्टर तो नहीं है, जो कि हमारी कई सारी इंटरनेशनल गाइडलाइन या ट्रायल्स के द्वारा बताए गए हैं कि यदि ये फैक्टर हैं तो संभावना है कि वो ऑपरेशन के बाद भी रिकर कर सकता है। तो उसके लिए बेसिकली आगे चल के कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी लेने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल डॉक्टर निमेश, चूंकि आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो आपकी कैंसर के इलाज में क्या भूमिका रहती है ये भी मैं जानना चाहूँगी। और चूंकि आज रेडिएशन थेरेपी के बारे में भी हमें जानना है, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपकी क्या भूमिका है, किस तरह से आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जी हाँ, तो मेरी जो भूमिका है, मैं बेसिकली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एक विकिरण चिकित्सक विशेषज्ञ हूँ। उसमें यह होता है कि पहले तो हम ये समझें कि रेडिएशन है क्या। एक्चुअली रेडिएशन हम किसी भी उसको कहेंगे, जैसे ये लाइट ऑन है तो लाइट भी एक प्रकार का प्रकाश है, बेसिकली रेडिएशन है, बट ये नुकसानदायक नहीं है। तो ऐसे ही कुछ रेडिएशन होती है जिनको क्लासिफाई किया गया आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग में। सो हम लोग उन रेडिएशन का उपयोग करते हैं जिनको आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कहा जाता है, जैसे कि गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, फोटोन, एक्सरेज। और इनका उपयोग किया जाता है कैंसर चिकित्सा में, क्योंकि रेडिएशन का एक मैकेनिज्म होता है कि वो सेल्स के एक तो डीएनए को डैमेज करता है और एक सेल्स पे फ्री रेडिकल जनरेट करता है। तो ये दोनों ही, फ्री रेडिकल और प्लस जो डायरेक्ट इफेक्ट है, जिससे कि डीएनए जो डैमेज हो रहा है तो उससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ को हम रोकथाम कर पाते हैं। तो सपोज या तो किसी मरीज का कैंसर का बीमारी जो है वो ऑपरेबल है, तो उसका ऑपरेट होने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि वो जांच के लिए भेजा जाता है और उसमें रिस्क फैक्टर देखा जाता है, और उसमें यदि रिस्क फैक्टर हैं तो उस ट्यूमर बेड को रेडिएशन थेरेपी किया जाना चाहिए, ताकि आगे चल के ताउम्र जिंदगी भर उसको कैंसर वापस आने की संभावना हम खत्म कर सकें। बिल्कुल। और कई बार यह भी पाया जाता है कि हमारे जो क्षेत्र हैं उसमें इग्नोरेंस काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है कि पेशेंट को कैंसर होता है और वो उसको सहन करता था उसकी तकलीफों को, बट डॉक्टर के पास जाके इनिशियल स्टेज में इलाज नहीं ले पाता है। तो कई बार वो इनऑपरेबल हो जाता है कि ऑपरेट नहीं हो पाता है। सर्जन बोलता है कि भाई ये हम अगर ऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा निकालना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे भी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का ऑप्शन होता है, जहाँ पे कि हम क्योर कर सकते हैं, बट उसमें रिजल्ट उतने बेटर नहीं होते हैं जितने कि हम शल्य क्रिया चिकित्सा के बाद रेडिएशन करते हैं। बिल्कुल, चूँकि डॉक्टर आप रेडिएशन के बारे में बता रहे हैं, एक सवाल ये भी मन में रहता है, क्या स्टेज के अकॉर्डिंग भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है?
सर्जरी हो या रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी हो, क्या इनके लिए भी कोई स्टेज निर्धारित होती है तब इन चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अकॉर्डिंग टू केस ये आप लोग सजेस्ट करते हैं कि सर्जरी बेटर होगी या कीमोथेरेपी? क्योंकि कीमोथेरेपी का भी मैंने सुना है उनकी भी सिटिंग्स होती हैं जैसे रेडिएशन में होती हैं, तो क्या ये स्टेज के अकॉर्डिंग होता है या फिर ये अकॉर्डिंग टू केस होता है? हाँ, ये बेसिकली केस बेस्ड होता है, क्योंकि स्टेजिंग की भी यदि हम बात करें तो जो पूरा वर्ल्ड जो चिकित्सा क्षेत्र का यूज़ करता है स्टेजिंग का जो क्लासिफिकेशन है, अमेरिकन जॉइंट कमेटी का जो क्लासिफिकेशन है, तो उसका एवरी पर्टिकुलर हर एक अंग का अलग अलग क्लासिफिकेशन, जैसे मुंह के कैंसर के लिए अलग स्टेजिंग क्लासिफिकेशन है, ओवेरियन कैंसर यूट्रस के लिए अलग क्लासिफिकेशन है, ब्रेन के लिए अलग क्लासिफिकेशन है। तो उसको अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करना होता है कि वो किस स्टेज का है। और अमूमन इनिशियल स्टेज में, स्टेज 1 या 2 में अगर पेशेंट आते हैं तो पहले वो सर्जरी के लिए जाते हैं, और सर्जरी होने के बाद उनका जो ट्यूमर बर्डन जो भी हमने टेस्ट किया है और रिस्क फैक्टर टेस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली रेडिएशन देना होता है। यदि पेशेंट अगर एडवांस स्टेज में आ रहा है और सर्जिकल ओपिनियन और ये सब ओपिनियन, चिकित्सकीय ओपिनियन लेने के बाद में ये पाया गया कि ये ऑपरेबल नहीं है, तो उसको पहले कोशिश की जाती है कि कीमोथेरेपी या इंजेक्टेबल दवाइयाँ दे के उसको थोड़ा श्रिंक करें और उसको ऑपरेबल बनाया जाए। और यदि वो उतना रिस्पांस नहीं कर रहा है, कीमो के 3 या 4 साइकिल देने के बाद भी वो उस लायक नहीं हो पा रहा है कि हम सर्जरी के लिए उसको पूरा एक्सरसाइज कर पाए, तो उसमें रेडिएशन थेरेपी किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर निमेश, अब अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो शेल्बी हॉस्पिटल में लगातार कैंसर के मरीजों का इलाज चलता है, तो रेडिएशन की क्या सुविधाएं शेल्बी हॉस्पिटल में उपलब्ध है, ये ज़रूर दर्शकों को बताएं। जी, शेल्बी हॉस्पिटल में बेसिकली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जितनी भी नई नई तकनीकें अब आ गई हैं, जिसमें कि हम पहले, आज से पहले अगर हम बात करें 20-25 साल पहले, तो हम लोग किसी बीमारी को अगर ट्रीट कर रहे हैं, सपोज गाल का कैंसर ही ट्रीट कर रहे हैं या ज़बान का कैंसर ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें होता यह था कि आसपास के जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको एक्स्ट्रा डोज या अननेसेसरी डोज एक्सपोज हो जाता था और उसका वजह से साइड इफेक्ट ज़्यादा होते थे। आजकल हमारे पास इस तरह की तकनीकें हैं जिसको इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी या इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी या वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी भी कहा जाता है। तो इस तरह की अलग अलग तकनीकें अवेलेबल हैं जो कि स्टेजिंग और जितने भी चिकित्सक उस बीमारी से रिलेटेड उसमें इन्वॉल्व हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन सबसे डिस्कस करके और ये तय किया जाता है कि किस पर्टिकुलर पद्धति का यूज़ करना है हमें रेडिएशन थेरेपी के लिए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो क्लासीफाई की जाती है एक्सटर्नल थेरेपी और इंटरनल थेरेपी में। तो ये भी देखा जाता है कि यहाँ हमें एक्सटर्नल थेरेपी की आवश्यकता है या इंटरनल थेरेपी की आवश्यकता है। इंटरनल थेरेपी में बेसिकली जो ऑर्गन है जहाँ पे बीमारी है उसके बिल्कुल अंदर तक सोर्स, जो रेडिएशन का सोर्स है जिससे रेडिएशन निकलेगा, उस सोर्स को इम्प्लांट किया जाता है। पेशेंट को ओटी में लेते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पे पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद वो सोर्स जिसके थ्रू हमें इम्प्लांट करना है वो इंस्ट्रूमेंट इम्प्लांट किए जाते हैं पहले, और उसके थ्रू फिर सोर्स को वहाँ पे वो किया जाता है, सेट किया जाता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर ट्यूमर को डोज दे पाएँ, ताकि आसपास के अंगों में कम से कम डोज रहे और साइड इफेक्ट कम से कम रहें। तो शेल्बी में बेसिकली एक्सटर्नल थेरेपी की ये सारी सुविधाएं प्लस इंटरनल थेरेपी, जिसको हम इंट्राल्यूमिनल रेडिएशन थेरेपी या ब्रेकीथेरेपी भी कहते हैं, ये सुविधाएं अवेलेबल है। बिल्कुल डॉक्टर निमेश, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। रेडिएशन थेरेपी की बात हो रही है, तो जब ब्रेन ट्यूमर होता है और कुछ केसेस ब्रेन ट्यूमर के कहे जाते हैं कैंसर में तब्दील हो जाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ऐसे केसेस में क्या हम रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं अगर ब्रेन से जुड़ा कोई ऐसा ट्यूमर या फिर कैंसर हो तो? अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एक टर्म है ट्यूमर बोर्ड। ट्यूमर बोर्ड MCI द्वारा या हम कहें कि हमारा जो एसोसिएशन है उसके द्वारा निर्धारित किया गया है कि जहाँ भी हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ट्यूमर बोर्ड होना चाहिए। उसके बोर्ड मेंबर्स जो होना चाहिए उसमें जो कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं और सर्जिकल स्पेशलिस्ट है। उसके अलावा अगर जैसे आपने अभी ब्रेन की बात की, तो ब्रेन के लिए न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन भी होना चाहिए। तो ये बेसिकली बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। अगर ऐसा स्पेशल केस है कोई, तो यह पहले डिस्कस किया जाता है कि क्या यह केस जो है ये ऑपरेबल है। सपोज ब्रेन ट्यूमर की आपने बात की, तो ब्रेन ट्यूमर में पहले तो किसी पेशेंट को, कोई अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो सबसे पहले वो कोई तकलीफ बताएगा, लाइक हेडेक होना या आंखों से धुंधलापन दिखना या काफ़ी लंबे से एपिसोडिक हेडेक होना, मतलब कभी सुबह होता है, शाम को होता है, दिन में नहीं होता, लाइक दैट। और पेशेंट जैसे ऐसे आएगा तो उसको हम लोग पहले MRI करेंगे।
एमआरआई करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि अंदर 2 सेंटीमीटर का गठान है या 3 सेंटीमीटर का गठान है। वो गठान अगर है तो ब्रेन के किस हिस्से में है और किस पार्ट को इन्वॉल्व किया हुआ है। न्यूरोसर्जन से डिस्कस करने के बाद में कि क्या यह ऑपरेबल है। अगर वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे उतना डीप सीटेड अंदर ऑपरेट करना मुश्किल है, तो वहाँ पर बेसिकली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। और यदि वह ऑपरेबल है, सर्जन अगर ये बताते हैं कि ऑपरेट होने के बाद ज़्यादा कुछ कॉमोर्बिडिटीज़ भी नहीं रहेंगी, पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करके हम लोग डिस्चार्ज कर पाएंगे, तो पहले उसको सर्जरी के लिए लिया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर निमेश, साइकोलॉजिकली भी कैंसर बहुत हिट करता है। आपने सुना होगा कि कीमोथेरेपी जिन पेशेंट्स की चलती है वो साइकोलॉजिकली खुद को बहुत डिप्रेस्ड या फिर बहुत हारा हुआ भी महसूस करते हैं, क्योंकि हेयर फॉल होता है, आईब्रोज फॉल होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जब हम रेडिएशन थेरेपी की बात करते हैं तो क्या इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और किस तरह से लोगों को साइकोलॉजिकली काउंसिल फिर किया जाता है जो लोग रेडिएशन थेरेपी ले रहे होते हैं? जी हाँ, तो बेसिकली ये निर्भर करता है कि किस केस को हम बेसिकली ट्रीट कर रहे हैं। सपोज स्तन कैंसर का अगर ट्रीटमेंट है तो स्तन कैंसर के लिए हमें अगेन ट्यूमर बोर्ड में जो भी उनको ऑपरेट करने वाले सर्जन्स हैं उनसे वो किया जाता है, एग्जामिन करवाया जाता है। जो सर्जन है वो अपना पार्ट बताते हैं कि ऑपरेट करने के बाद आपको, क्योंकि आज जैसे तकनीकी एडवांसमेंट हो गया है तो स्तन अगर पूरा भी निकाल दिया गया तो भी कॉस्मेटिक पर्पस के लिए हम लोग एक जो सिलिकॉन और ये सब कहा जाता है कि हम आर्टिफिशियल एक वो बना देते हैं जिससे पेशेंट को लुक वाइज इतना डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो उससे पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी आता है। और कीमोथेरेपी में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो आप बता रहे हैं डिप्रेस होते हैं कि कीमोथेरेपी में ये सुनने में आता है और होता भी है कि बाल झड़ जाते हैं और सारे ही बाल झड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग मैनेजमेंट होता है। अकॉर्डिंगली ट्यूमर बोर्ड में हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी मेंबर होते हैं जो कि पेशेंट से मिलते हैं और उनकी साइकोलॉजिकल जो भी क्वेश्चंस है तो उसका निराकरण किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। बिल्कुल। और अगर रेडिएशन की बात की जाए, क्या रेडिएशन थेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो लोगों को हो सकता है कभी कभी ऐसी भ्रांतियां भी हो जाती हैं, तो क्या सचमुच रेडिएशन थेरेपी के भी होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स? हाँ जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, क्योंकि रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को बताना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट को अगर यदि कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ आगे चल के आने वाली कुछ समस्याएं हैं तो अगर पेशेंट को पता है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और यदि उनको वो समस्याएं डेवलप होती भी हैं तो पेशेंट एकदम से डिप्रेशन में नहीं आते हैं, घबराते नहीं हैं और डिस्कस करते हैं और उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। सपोज मुंह के कैंसर का यदि ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा हम मेडिकल टर्म में जो बात करते हैं म्यूकोसाइटिस, जिसको आम भाषा में कहें तो छालों का होना। तो रेडिएशन स्टार्ट करने के तुरंत ही छाले नहीं हो जाते हैं। रेडिएशन स्टार्ट करने के बाद जैसे रेडिएशन के सेशंस होते हैं तो लगभग अराउंड 7 to 8 सेशंस लेने के बाद पेशेंट को एहसास होता है कि छाले डेवलप हो रहे हैं। और समवट अराउंड मुंह के कैंसर में 15 सेशंस होने के बाद में पेशेंट को एहसास होता है कि चेहरे का कलर, जिस पार्ट को हम रेडिएशन दे रहे हैं उस पार्ट का ही थोड़ा कालापन आ रहा है ना। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कई पेशेंट को इस तरह से भ्रम होता है या मिथ्स होते हैं कि पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, रेडिएशन करेंगे तो बच्चों के साथ अपने घर जाएंगे तो बच्चों के साथ बैठ उठ नहीं सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये सारे मिथ हैं। बेसिकली रेडिएशन करने के बाद में पेशेंट अपनी रूटीन लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अपना जो भी घर का रूटीन वर्क है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं, रूटीन वर्क, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अगर उनके जॉब कुरिकुलम में कोई ऐसा हैवी वर्क नहीं है, सिटिंग जॉब है, तो वो अपना जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जहाँ तक हम साइड इफेक्ट की बात करें तो वो निर्भर करता है कि हम किस क्षेत्र को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सपोज हम श्रोणी क्षेत्र, जिसको हम पेल्विक एरिया या कमर का हिस्सा कहते हैं, उसमें किसी अंग को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लाइक बच्चेदानी का मुख का कैंसर होता है, तो उसमें आमतौर पर पेशेंट को समस्या आती है कि जैसे पेशाब में जलन होना या मल के रास्ते में जलन होना ड्यूरिंग डेफिकेशन। तो उस दौरान ये जो समस्याएं होती हैं उस समस्या को निराकरण किया जाता है, उसके लिए मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन देना होती है और उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और ये जो समस्या है ये तुरंत नहीं होती है, रेडिएशन करते 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 इन द सेंस कि किसी को 10 रेडिएशन में, किसी को 5 सेशन 15 सेशन में, है ना। तो जहाँ जिस पेशेंट को जिस स्टेज में या जिस अवस्था में ये समस्या हो रही है उस अवस्थाओं में इसका निराकरण किया जाता है।
बिल्कुल डॉक्टर निमेश, चूंकि कई भ्रांतियां लोगों को ये भी होती हैं कि जब आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे होते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बाकी शरीर के अंगों पर होते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो आने वाले भविष्य में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये बात सही है या फिर ये एक मन का वहम है? रेडिएशन का डेफिनेटली इफ़ेक्ट होता है। दूसरे अंगों पर प्रभाव, जैसे हम कहें कि गर्दन के क्षेत्र में या गले के क्षेत्र में अगर रेडिएशन हो रहा है तो आगे चल के थायराइड से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। थायराइड हार्मोन जो होता है वो कुछ मरीजों में देखा जाता है कि 6 मंथ्स या से 1 ईयर के बाद में उनका हार्मोन लेवल कम होने लगता है, तो अकॉर्डिंगली हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देना होता है। बट यह जो साइड इफ़ेक्ट कह लें या कॉम्प्लिकेशन कह लें, तो ये ऐसा नहीं है कि 100% पेशेंट में ही होगा। इसके लिए हमें पेशेंट को फॉलोअप में रखना होता है। किसी पेशेंट का यदि रेडिएशन ट्रीटमेंट हुआ है और उसका वो एरिया पार्ट कवर किया गया है जिसमें थायराइड ग्लैंड या कोई अदर ग्लैंड है, तो उस ग्लैंड से रिलेटेड हमें फंक्शन टेस्ट एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में करवाने होते हैं। और यदि पेशेंट को जैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है किसी ऐसे ऑर्गन में, सपोज अपर एब्डोमेन में आहार नली का कैंसर है और अपर एब्डोमेन हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जिस एरिया को हमने इन्वॉल्व किया है रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पूरे शरीर में से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होंगे। स्तन कैंसर में यदि मैं चेस्ट वॉल रेडिएशन या ब्रेस्ट एरिया को रेडिएशन दे रहा हूँ तो उसमें ऐसा नहीं है कि बाल भी झड़ जाएंगे और पेशेंट का पूरा बॉडी वीक हो जाएगा, या पैरों में भी कुछ होंगे साइड इफेक्ट्स या कमर के हिस्से में भी होंगे। जो क्षेत्र या बॉडी का हिस्सा हमने इन्वॉल्व किया है उससे रिलेटेड ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। और आमतौर पे जो मेन जो तकलीफदेह जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आमतौर पे 3 to 4 मंथ्स में रिकवर कर जाते हैं। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनकी काफ़ी भ्रांतियां दूर हो रही होंगी इस प्रोसेस को लेकर। डॉक्टर निमेश, जिन मरीजों की रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है उन्हें क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, इस उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि यह निर्भर करता है कि किस अंग को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सपोज ब्रेन के कैंसर में उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बट उसमें भी रूटीन एक्टिविटी प्लस जो नॉर्मल मेडिकेशन जो पर्टिकुलर उस एलिमेंट्स के लिए दी जाती हैं तो वो टाइम पर लेना होती हैं। कोई भी समस्याएं हैं तो वो डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, परामर्श करें। कई बार होता है कि हम पेशेंट को एक बार बता देते हैं कि भाई रेडिएशन से ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो उसको सहन करना है। समय आने पे उनको बताना भी है और उनका इलाज भी होता है। ऐसे ही मान लो मुंह के कैंसर में यदि जैसे छाले होते हैं तो उस दौरान हम लोग रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को मुंह की एक्सरसाइज जो डॉक्टर द्वारा बताई गई हैं वो कंटिन्यू करना है। और मुंह की जो हाइजीन है जिसमें हमें गार्गल कंटिन्यू करना है, कुछ मेडिकल गार्गल्स आते हैं वो कंटिन्यू करना होते हैं। ओरल जो एक्सरसाइज डॉक्टर्स बताते हैं वो भी करनी होती हैं। स्किन से रिलेटेड हम लोग उनको कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि स्किन पे बहुत ज़्यादा रब नहीं करना होता है। कुछ ऐसे कॉस्मेटिक लोशंस जो कि आमतौर पर कॉस्मेटिकली यूज़ किए जाते हैं तो वो उस समय अप्लाई नहीं करना होता है। अगर एब्डोमेन या पेट में या आहार नली में या कमर के हिस्से में किसी ऑर्गन का रेडिएशन चल रहा है तो उसमें स्पाइसी फूड अवॉइड करना होता है। टाइट कपड़े नहीं पहनना है उस एरिया में जहाँ पे रेडिएशन चल रहा है। तो लाइक दैट इस तरह से कुछ कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। और ये ट्रीटमेंट के दौरान जो भी डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके द्वारा बताए जाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर निमेश, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए आज के इस कार्यक्रम से कई सारे जो भ्रांतियां थी वो भी हमारे दर्शकों की दूर हुई होंगी और बहुत से इन्फॉर्मेशन ऐसी भी मिली जो शायद हमको भी नहीं पता थी कैंसर से जुड़ी और रेडिएशन थेरेपी से जुड़ी। तो बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।